हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का पोर्शन ऑफ स्पीड टेस्ट नंबर 345। पेपर बहुत अच्छा था। एसएससी में कभी कभी टफ पेपर भी आ जाते हैं, इसलिए ये पेपर हमने थोड़ा टफ बनाया है। नाउ कुछ क्वेश्चन आसान है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल रिक्वायर्ड टू टाइल अ फ्लोर ऑफ लेंथ 5 मीटर 78 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 मीटर 74 सेंटीमीटर। जब भी मिनिमम की बात आएगी आपको जो साइड लेनी होगी स्क्वायर टाइल्स की, स्क्वायर मार्बल बोला ना, आपको इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा, मैक्सिमम साइज लेना पड़ेगा। तो 5 मीटर 78 सेंटीमीटर हो गया, 578 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड होगी 374 सेंटीमीटर। अब आप लोग इनका एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 2 जा 2 8 जा 2 9 जा, फिर ये 17 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 17 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 17 से देखते हैं, 2 जा ये हो गया 17 इंटू 2 इंटू 11। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया? 34। इट मीन साइज ऑफ द टाइल्स वुड बी 34। सो रिक्वायर्ड टाइल वुड बी एरिया ऑफ फ्लोर 578 इंटू 374 अपॉन 34 इंटू 34। एसएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर 17 बचा, ये हो गया 17 11, तो दिस इज 187। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आपको मिनिमम टाइल्स रिक्वायर्ड हो, आप एरिया मैक्सिमम करोगे टाइल्स का। इन दैट केस जो आपका लेंथ ऑफ और ब्रेथ होगी उस रूम की या उस फ्लोर की, तो आपको उसका एचसीएफ निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of X alarm tolls at a regular interval. All of them tolls together 12 times a day. No two alarm toll at equal interval of time. If each alarm tolls after a whole number of minutes, what is the maximum possible value of X? ये भी HCF LCM का क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक बात बोली गई है, 12 टाइम्स अ डे, मीन्स 24 आवर्स में वो 12 टाइम्स अ डे एक साथ बजते हैं। इसका मतलब 2 आवर्स पर वो एक साथ बचते हैं। इसका मतलब 2 आवर्स में हम कर देते हैं 120 मिनट। इट मींस वो 12 के 12 अलार्म एक साथ 120 मिनट बाद बचते हैं। इसका मतलब, और एक बात और बोलिए कि कोई भी अलार्म के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब हम 120 के जितने भी फैक्टर पॉसिबल है वो कैलकुलेट करेंगे। और आपसे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। जितने भी फैक्टर होंगे वो आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फैक्टर्स ही इसका आंसर होगा, क्योंकि उन अलार्म के टाइम का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। नाउ 120 को हम लिख सकते हैं, देखो इसको ब्रेक करो, 260 230 215 3 and 5। तो दिस 120 is 2 to the power 3 and 3 to the power 1 and 5 to the power 1। so number of alarms it would be 3 plus 1। ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फैक्टर का, 1 plus 1 and 1 plus 1। दिस इज 16। so there would be 16 alarm maximum so that all the condition are fulfilled। 16 अलार्म जब होंगे तो उसके हिसाब से सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 24 आवर्स में 12 बार बजना, इसका मतलब हर 2 घंटे में एक साथ बज रहे हैं, और इसका मतलब हर दो उन अलार्म के बजने का जो एलसीएम है 120 मिनट है, और किसी भी 2 अलार्म के बीच में सेम डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा, देखो जो 120 आया इसके फैक्टर क्या होंगे? 16। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 6 होगा, 10 होगा, 8 भी होगा, 12 होगा, 15 होगा। मतलब ये जो हम आएंगे टोटल 16 वैल्यू आएंगी। फिर 24 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 120 होगा। कितनी बोलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई 3 वैल्यू और छूट गई, देखते हैं कौन सी छूट गई है। 5 भी होगा, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, एक 40 भी होगा, और एक वैल्यू कोई छूट रही है 20। तो टोटल ये 16 टाइप्स के अलार्म होंगे। एक बजेगा 1 मिनट बाद, एक 2 मिनट बाद। आप किन्हीं भी 2 का डिफरेंस ले लो, कभी सेम नहीं आएगा। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव x to the power 6 minus x to the power 5 plus x to the power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1 is equal 0, and we have to calculate value of x to the power 49 plus 1 upon x to the power 343 plus 1। देखो यहां पर आपको एक चीज सोचनी होगी, ये x की पावर
49 जो 7 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब, मतलब यहाँ पर x की पावर 7 में कुछ बनना चाहिए। तो देखो पहले 3 टर्म्स में से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस 1 को इधर ले आओ, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से x4 माइनस एक्स बराबर माइनस 1 होगा। तो इसमें से आप x कॉमन लो, इस वाली टर्म्स में से एक्स क्यूब माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल माइनस 1। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 1 से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1, और एक ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 है, और ये x है, इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल माइनस एक्स, ये ब्रैकेट लगेगा तो ये माइनस एक्स रहेगा यहाँ पर माइनस 1। तो फाइनली x7 माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स x टू द पावर 7 माइनस 1, हमारा यही हमें निकालना था कि x की पावर 7 की वैल्यू कितनी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x टू द पावर 49। तो देखो ये क्या हो जाएगा x7 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x7 का क्यूब प्लस 1, यहां पर रखो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, यहां पर 1 अपॉन माइनस 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 प्लस 1, आंसर क्या हो गया 1। आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल इंप्रूव करना है आपको इन चीजों पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसमें ये कर सकते हैं, ये हमारा वैल्यू हो सकती है, इस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं। देखो पहला ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 20 प्लस साइन। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको हम tan 20 कर लेते हैं, जिससे हमारा सबको 20 में आ जाए, साइन 20 अपॉन कॉस 20, ठीक है। और यहां पर tan 70 को कॉट 20 कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन 20 प्लस कॉस 20 अपॉन साइन 20, राइट। अब देखो यहां नीचे एलसीएम आ गया कॉस 20, ये हो गया कॉस 20 माइनस प्लस 1 प्लस साइन 20, और इस ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं साइन 20, दिस वुड बी साइन 20 माइनस 1 प्लस कॉस 20। अच्छा नीचे क्या हो गया साइन 20 एंड कॉस 20 प्रोडक्ट में, ऊपर देखो a प्लस बी और इधर a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 20 प्लस कॉस 20 का होल स्क्वायर माइनस 1, और दिस इज इक्वल, अब आप यहां फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन 20 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन साइन 20 एंड कॉस 20। अच्छा ये क्या होता है 1, तो फाइनली वी हैव 1 प्लस 2 साइन 20 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन साइन 20 कॉस 20, ये 1 1 कैंसिल हो गया, और साइन 20 कॉस 20 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। एक लॉजिक होता है यहां पर 50 इज इक्वल 40 प्लस 10, इसी से क्वेश्चन चलेगा। एक रूल होता है 10 में, a इज इक्वल बी प्लस सी, देन 10a इंटू 10b इंटू 10c इज इक्वल 10a माइनस 10b माइनस 10c। अब इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा ये फॉर्मूला प्रूविंग बड़ा आसान है, आप इसमें a इक्वल बी प्लस सी में आप दोनों तरफ 10 ले लो और सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर है, तो जो तीन एंगल है उनका 10 का प्रोडक्ट बराबर होगा, जो एक सिंगल एंगल है वो 10 फॉर्म में, और बाकी जिन दो के सम के बराबर है वो माइनस 10 भी माइनस 10 से। तो यहां पर मैंने क्या लिखा 1050 इंटू 1040 इंटू 1010 इज इक्वल 1050 माइनस 1040 माइनस 1010। और एक और चीज आपको याद रखनी है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल 90 डिग्री देन 10x इंटू 10y वुड बी 1। तो देखो यहां पर ये 50 और 40 का एंगल सम कितना हो गया 90, तो ये तो हो गया 1 पूरा, और ये बचा गया 1010, तो आपको यहां बचा 1010 इज इक्वल 1050 माइनस 1040 माइनस 1010। अब आप इन दोनों वैल्यू को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1040 प्लस 2 1010, देखो ये जब इधर आएगा 210 हो जाएगा इज इक्वल 1050, ये तो आपका आंसर हो गया, राइट। आंसर हो गया ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कई शॉर्टकट है, तो ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज स्क्वायर, T and U आर द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं. लेट्स से दिस इज योर स्क्वायर, दिस इज A, B, C and D, right? Given that T and U are the midpoint of BC midpoint is T and U is the midpoint of AB. Now this is U, and also given that V is the point inside the square such that VT and BV is equal twice DV. इसका मतलब देखो ये V कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन. मान लेते हैं V पॉइंट यहां पर है और ये बोला हुआ है कि ट्वाइस ऑफ DV इज इक्वल BV. ओके, नाउ जॉइन दिस एंड जॉइन दिस, राइट. In this case we have to calculate ratio between area of triangle VTU upon area of triangle BTU. ना देखो यहाँ पर ये तो सेम है, और हमने जो मिड पॉइंट ये माना कि इसी लाइन पर है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, राइट. सो ये होगा हाफ VTU, दिस इज हाफ UT into, let's say this point is M, VM. बेस हो गया आपका UT और ये हो गया VM अपॉन हाफ एरिया ऑफ BTU. इसमें भी क्या होगा, UT into BM. So finally if we are able to get value of VM upon BM, then our question would be solved. तो देखो कैसे करेंगे. अब हम यहां पर ये ज्वाइन करेंगे AC. Now because U and T are midpoint, so by midpoint theorem we can say that BM is, let's say this point is N, BM of is half of BN, and because it is a square, so BN is half of BD, so BM is BD by 4. Now we'll calculate value of VM. Now given that BV is equal to DV, right, we can say that BV is equal 2 by 3 of DB, right. तो देखो हमारे पास BV आ गया, सो हमें निकालना है VM. तो देखो VM क्या होगा, VM would be BV minus BM, this is M upon BM. BV कितना है, 2 by 3 of BD माइनस BM कितना आया, BD by 4 अपॉन BD by 4. बस सॉल्व कर लो, BD पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये BD कैंसिल हो गया. दिस इज 2 by 3 माइनस 1 by 4 अपॉन 4. ना ऊपर एलसीएम आ गया 12, 8 माइनस 3 अपॉन 1 by 4. दिस इज 1 by 4. सो दिस इज 5 by 3. आंसर इज सी ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, थोड़ा सा कॉमन सेंस ज्यादा था कि कैसे मैं इनमें रिलेशन निकालूंगा. अगर हमने ये पॉइंट यहां माने तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे, अदरवाइज वैसे टफ जाता. नाउ इन ट्राइंगल ABC D and E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC. ओके, डायग्राम बना लेते हैं. वो इस क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC D and E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका. See, let's say this is our required triangle. Now, अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं. In triangle, this is A, this is B, this is C. Now, D and E are 2 points on BC such that, now this is D and E. Now, these points are such that it trisect the line BC, means ये तीनों रेशियो इक्वल है, right. And a line DF is drawn parallel to, now we have drawn a line parallel to like this, and we have drawn a line parallel to this AC like this. Now DE, this is the line. DF is parallel to AB, and EG is drawn parallel to AC, right, and they intersect at O.
So we have to calculate area of quadrilateral AGOF, this area and area of DOE total and upon area of triangle ABC. Now if we apply concept of triangle, then this question will take some time. Now the easiest approach to solve this question, फ्रेंड्स, इसको आप सिमिलरिटी से कर सकते हो, आप सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करोगे. सो इन केस ऑफ ज्योमेट्री अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आ जाए कभी, और ये टफ क्वेश्चन, अगर आप इसमें सिमिलरिटी देखोगे एग्जाम में उतना दिमाग चलेगा नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ अ कंडीशन इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल then it is a confirm condition, means answer is always confirm, either it is a normal isosceles triangle or equilateral triangle or scalene triangle. So to prove this question in less time we'll assume that this is a equilateral triangle और ये हमने 60 एंगल मान लिए सारे, राइट. अब इससे क्या होगा, देखो आगे आपके चीजें कितनी आसान हो जाएंगी. आपको बोला है कि ये ट्राइसेक्टेड है, तो आप साइड भी ऐसा मान लो कोई 3 का मल्टीपल मान लेते हैं, ये 12 है, तो ये सारी साइड 4 4 हो जाएंगी, राइट. और आपको बोला है कि जी इज पैरेलल, तो ये एंगल भी 60 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल बोले ना एसी के, और इधर से ये एंगल भी 60 होगा, इट मींस दिस इज आल्सो 60. तो अब ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, इसका मतलब ये भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जो एरिया ऑफ डीओई पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब में √3/4 आना ही आना है, ऊपर भी नीचे भी सब कट जाएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा. अच्छा उसके बाद अगर ये 60 है तो दिस वुड बी 60, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, दिस वुड बी 60, राइट. और अगर ये 60 तो 120 होगा और ये 120 होगा. उसी पैटर्न से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये 60 हो जाएगा. इसका मतलब ऊपर नीचे भी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए. अब इनकी साइड कैलकुलेशन करते हैं. तो देखो यार, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो दिस वुड बी 8, तो दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 4, तो ये भी 4 हो गया. इधर ये 4 है, अब ये साइड 8 है, तो ये आपको दिख रहा है GFCE इज अ पैरेललोग्राम. ये 4 तो दिस वुड ऑल्सो बी 4, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अब ये 4 है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया 4 का, एक ये इक्विलेटरल 4 का बन गया, एक ये 4 का बन गया, ठीक है. और जो हमें पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AGOF, इसका मतलब ये जो ऊपर की वैल्यू है, ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए 4 के साइड के, तो 3 इंटू √3/4, 4 स्क्वायर, दिस इज न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में √3/4, 12 स्क्वायर, दिस इज योर आंसर. तो देखो अब ये हो जाएगा 16, इसको छोड़ दो ऐसे ही, आप इसको यहां से काट दो, 9 हो जाएगा भाई, 4 4 है और ये 12 12 है, आंसर 1/3 हो गया. ठीक है, इस तरह से करने जल्दी हो जाएगा आपको. ओके, आगे बढ़. अब ये अप्रोच करने से आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A furniture store owner has determined that he can sell 100 chairs a month at a selling price of 200 per chair, but for each rise of 4 in SP he will sell 2 less chair a month. If his total sell for amount is rupees 16,800, then how many chairs he sold in a month? Okay, इसका मतलब देखो ये कह रहा है कि अगर 100 चेयर भेजता है तो उसका सेलिंग प्राइस पर चेयर होता है ₹200, और अगर बोलता है फॉर ईच राइज ऑफ 4 इन SP, अगर वो 204 करता है तो ये हो जाता है 98, अगर ये करता है 208 तो ये हो जाता है 92. हर 4 रुपए बढ़ाने पर यहां पे 2 सेल, तो ये हो जाएगा 96. ठीक है, हर बार जब वो 2 रुपए बढ़ाता है तो उसकी सेल 4 रुपए बढ़ाने पर सेल 2 कम हो जाती है 2 चेयर की, राइट. अच्छा, अगर ये हम 212 करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 94 एंड सो ऑन. नाउ उसने टोटल अमाउंट उसे मिला सेल करने पर 1680, देन हाउ मेनी चेयर्स ही सोल्ड इन अ मंथ. तो देखो यहां पर आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अगर वो प्राइस को देखो यहां पे 4 8 12, अगर हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं के, उसने के यूनिट कम किया तो यहां पे प्राइस हो जाएगा 200 प्लस 4K, राइट. और यहां पर क्या हो जाएगा 100 माइनस 2K. दिस, ये तो हो गया प्राइस, ये हो गया नंबर, सॉरी दिस इज प्राइस, दिस इज नंबर, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल 16,800. ओके, सो अब देखो, अब इसको करने का तरीका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी. अब यहां से दिमाग लगाते हैं, यहां पर हमें हाउ मेनी चेयर ही सोल्ड, दिस इज नंबर ऑफ चेयर्स, ये तो है ना, और ये प्राइस है. हमारा आंसर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सोल्ड इन अ मंथ, हमें ये पूछा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलेंगे. देखो एक ऑप्शन है इसमें 90, एक है 50 और 80 और 60. सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा छोटा छोड़ दो, फिर 80 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से आवर वैल्यू इज 80, तो 100 माइनस 2K वुड बी 80. तो फ्रॉम दिस 2K वुड बी 20K वुड बी 10. नाउ इफ वी पुट K as 10 in this,
इट शुड बी 168। तो देखते हैं, ये तो हो गया 80 और ये हो गया 240। इसके प्रोडक्ट में देखो आखिरी में 2 जीरो आ रहे हैं, 8 4 32, आखिरी में 200 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब हम लेते हैं 60। अगर 100 माइनस 2k, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम वैल्यू को मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं 60 मान लेता हूं तो यहां से 2k आ जाएगा 40, k आ जाएगा 20, तो यहां पर वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। फर्स्ट प्रोडक्ट 60 क्योंकि k की वैल्यू 20 है ना, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा 280 और इसको मल्टीप्लाई करो, यस इट गिव्स अस 1680 बिकॉज 00 आखिरी में 800 आ रहा है और यस 1680। सो आंसर इज ए ऑप्शन। देखो यहां पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कोई अच्छी बात नहीं होगी जिससे आपका एग्जाम फंस जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में प्रेशर में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे आप आगे। लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, स्टडी द पाई चार्ट एंड द आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपेंडिचर, देखो यहां पर दिया हुआ है वेरियस एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग पब्लिशिंग ए बुक, प्रमोशन कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, पेपर कॉस्ट होती है, बाइंडिंग एंड रॉयल्टी। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपेंडिचर आर रिप्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री इन पाई चार्ट, देन दीज एक्सपेंडिचर पॉसिबली आर। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये परसेंटेज बेस्ड है और आपको डिग्री बेस्ड दिया, तो याद रखना 100% इज इक्वल 360 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल 100 बाई 360। So 18 degree is equal 100 by 360 into 18%. So this is 5. So which value shows 5%? Difference of which value? See, binding cost and promotion cost. Binding and promotion, their difference is 10, not possible. Paper cost and royalty. Paper cost and royalty difference is 10, not possible. Binding cost and printing. Binding cost and printing difference 0. So remaining paper cost and printing. Paper cost and printing, yes, their difference is 20. So answer is D option. Right? Next question. Conversion बड़ा important है. For an edition of 12,500 copies, the amount of royalty paid by the publisher is 2,81,250. What should be the selling price of the book if the publisher desire a profit of 5%? देखो रॉयल्टी जो हमारे पास है वो रॉयल्टी है 2,81,250 और रॉयल्टी 15% है। So 15% is equal 2,81,250. This is 15%. So total cost is 100% of printing a book. तो इसका 100% निकालो, 281,250 into 100 by 15. ये 15 से जाएगा 1 टाइम और 8 टाइम 750 और ये है 12,500 कॉपीज का। तो एक कॉपीज के लिए डिवाइड बाय 12,500 कर लो, ये 2 जीरो काट दो, ये जाएगा 150 टाइम्स। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक इज 150 एंड वी वांट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, सो इनटू 1.05। सिंपल सी बात है, 1.05 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 150 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन 3 और 7 का मल्टीपल है। दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉसिबल। दिस इज यस पॉसिबल, दिस इज not possible, this is also not possible. So answer is B option. देखो मैंने 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, अगर 2 ऑप्शन 3 के डिविजिबिलिटी में आते तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं इसको 7 का डिविजिबिलिटी चेक करता, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if for an edition of the book the cost of paper is 56250, then find the promotion cost for this edition. देखो पेपर कॉस्ट is 25% and promotion cost 10%. Now 25% is 56250, then 10% would be 10 into 56250 upon 25. डायरेक्ट करना है, कोई जिसमें टेंशन की जरूरत नहीं थी। 25 2 जा और 5 कितना आंसर हो गया, 22,500, बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। देखो जल्दी ये भी समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो, किसमें टाइम वेस्ट करना है। विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव सेंट्रल एंगल 108, तो सेम कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री इज इक्वल 100 बाई 360%, राइट। सो 108 डिग्री इज हाउ मच, 100 इंटू 108 अपॉन 36, जीरो कैंसिल कर दो, ये 36 से 3 बार जाएगा, 30 डिग्री। सो विच टू एक्सपेंडिचर, देखो 30 डिग्री कहां पर आ रहा है, 15 के साथ देखो 20 10 भी दे रहा है। अब हम देखते कौन सा ऑप्शन है, बाइंडिंग कॉस्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यस इट गिव्स अस 30, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The angle of depression of vertex of a regular hexagon lying on a horizontal plane from the top of tower of height 75 meter located at the center of regular hexagon 60 degree. देखो यार एक थोड़ा सा 3D फिगर है इस क्वेश्चन में. पहली बात तो आपको बोला हुआ है कि सेंटर पर खड़ा है, तो पहले अगर ये साइड ए होगी तो रेगुलर हेक्सागन में अगर मैं ज्वाइन करता हूं इस तरह से, तो दिस इज सेंटर एंड सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम एनी अदर कॉर्नर. तो मान लेते हैं अब ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस ए, बेस की वर्टेक्स से डिस्टेंस ए है और यहां पर हमने एक पोल खड़ा किया. दिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, राइट. Height of tower is 75. So 60 opposite 75, तो 30 opposite is 75 by root 3. ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, मैंने बार बार डिस्कस किया. ये 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 25. सो आंसर इज डी ऑप्शन 25 रूट 3. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है. एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल 7 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल 0. तो यहां से आप क्या करो, एक्स साइन थीटा इज इक्वल वाई कॉस थीटा कर लो. अब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहां पर आप एक्स साइन क्यूब को लिखो एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल 7 साइन थीटा कॉस थीटा. मैंने अब इस एक्स साइन थीटा को लिख देना है वाई कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहां पे देखा ना एक्स साइन थीटा की वैल्यू वाई कॉस थीटा आई है. सो दिस इज वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल 7 साइन थीटा कॉस थीटा. अब आप यहां से वाई कॉस थीटा कॉमन ले लो. सो वाई कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 7 साइन थीटा. नाउ कॉस कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7 साइन थीटा, राइट. ये हो गई y की वैल्यू. नाउ अब अगर हम y की वैल्यू यहां पुट करते हैं x साइन थीटा, y की वैल्यू 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो साइन साइन कट गया, तो y x की वैल्यू आ गई 7 कॉस थीटा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ व्हाट, ये आ गया x की वैल्यू 7, हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ वैल्यू पुट करो 7 49 कॉस स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू 49 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ 49 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1. आंसर क्या हो गया 49. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In an office there were initially n employees. If p% employees is employed, then after a month q% employees left the office. Now the number of employees remains same as initial number of employee. Find p minus q. See, if we have n employee 100 plus p% by 100, this means p employee employed, and then we have removed q% employee, and this again the value is same as n. बोला ना कि p% जोड़े गए और q% निकाले गए, फाइनली फिर वो n हो गया. तो यहां से 100 प्लस p इंटू 100 माइनस q इज इक्वल 10,000. ये 100 इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 100 10,000, फिर 100 p माइनस 100 q और माइनस पी क्यू इज इक्वल 10,000. तो ये 10,000 कैंसिल हो गया. यहां से आप 100 कॉमन लेके p माइनस क्यू कर लो, क्योंकि आपको p माइनस क्यू निकालना है, इज इक्वल पी क्यू. देन p माइनस क्यू वुड बी पी क्यू बाई 100. अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी है, एग्जाम में आया हुआ भी है, बी ऑप्शन. बस आपको स्टेप याद रखने, लॉजिक याद रखना है कैसे करा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The height of cone is 40 centimeter. The cone is cut parallel to its base such that the volume of the small cone is 1/64 of the bigger cone. Find at which height it is cut. देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं. Let's say this is a bigger cone and it is cut by this plane, and let us assume that it is cut at a height h from the base that we have to calculate. Okay. और इसकी टोटल हाइट कितनी है 40. तो मान लेते हैं ये जो हाइट है ये कितनी बचेगी 40 माइनस एक्स, राइट. तो और ये रेडियस मान लो आप r2 और ये रेडियस मान लो आप r1. तो एक रूल होता है r1 अपॉन r2, रेशियो ऑफ radius is equal ratio of height 40 upon 40 minus x. And another thing is given that volume of bigger cone is equal volume of smaller cone, and it is 1/64, right. Value put करते हैं 1/64. Bigger cone volume 1/3 pi r1 square into 40, smaller cone 1/3 pi r2 square into 40 minus x, right.
तो देखो 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो R1/R2 दिया है, तो R1/R2 को इधर ले आओ, 1/64 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इस R2 को मैं इधर ले आया, इज इक्वल 40 माइनस एक्स अपॉन 40, राइट। 1/64 और R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 40/40 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 40 माइनस एक्स बाई 40। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर लो इधर, तो 1/64 हो जाएगा 40 माइनस एक्स अपॉन 40 का होल क्यूब, और 1/64 किसका क्यूब होता है, 1/4 का क्यूब होता है। तो यहां से आ जाएगा 40 माइनस एक्स अपॉन 40 इज इक्वल 1/4। ये हो गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल 10, एक्स वुड बी 30। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपको इसके स्टेप प्रिपेयर रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये रेशियो हमने निकाला है, ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड बिगर और बिगर और स्मॉलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट। ओके, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a maximum size cylinder is put into a cone whose base radius and height are 6 and 8 centimeter respectively. Find lateral surface area of cylinder. Now देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, ये भी वही लॉजिक है आपका जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया। अगर हम एक कोन की बात करते हैं, अब मैक्सिमम साइज सिलेंडर इज पुट इनटू कोन हुज बेस रेडियस एंड हाइट आर 6 and 8। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, पहले की तरह मैंने बताया भी था। ये जो आपने यहां पर ऐसे करके मान लेते हैं, हमने एक सिलेंडर बना दिया, दिस इज द सिलेंडर जिसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहां पर एक रूल याद रखना, अगर ये मैक्सिमम साइज का सिलेंडर है तो ये हमेशा हाइट को मिड पे डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये 8 है तो दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 4, और अगर ये 6 है तो उस हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेडियस भी, ये जो हिस्सा होगा इसका हाफ हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो सिलेंडर बना उसकी रेडियस आ गई 3 और हाइट आ गई 4। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, या 2 इंटू पाई इंटू R3 एंड H4, 24 पाई इज अवर आंसर। ओके, आंसर इज डी ऑप्शन। Okay, next question. Two taps A and B can fill a tank in 30 and 36 minutes respectively. Both taps are open together, but due to some problem, they work 5/6 and 9/10 of their efficiency. After some time, the problem is removed, and the whole tank will fill in 16 whole 1/2 minute. Then after how much time the problem is removed? देखो, A can complete the work in 30 and B can complete the work in 36 मिनट। इनका एलसीएम कितना आएगा, 180। इट मींस इट इज 6 टाइम एंड इट इज 5 टाइम्स। इसका मतलब ये पर मिनट 6 लीटर फिल कर रहा है और ये पर मिनट 5 लीटर फिल कर रहा है। लेकिन बोथ टैप्स आर ओपन, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी। नाउ 5/6 ऑफ दिस एफिशिएंसी वुड बी 5 एफिशिएंसी, और 9/10 ऑफ दिस इज 4.5 efficiency. Let they work with this efficiency for X minute. So with this 9.5, they will complete 9.5 X unit plus. And when this is removed, the total tank filled in 16.5. So when problem is removed, they fill 11 liter. So 11 unit work for 16.5 minus X. And with this total work done 180. बस ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने x को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 9.5x प्लस दिस इज 16.5 इंटू 11 माइनस 11x इज इक्वल 180। नाउ दिस वैल्यू इज 16.5 इंटू 11 वुड बी, अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे 11 से। दिस इज 181.5 माइनस 1.5x इज इक्वल 180। सो 1.5x is equal 1.5. So x would be 1 minute. Answer of this question is A option. Next question. If the adult population in a certain city is 45% of the men and 25% of women are married. Okay. Assume that no man marry more than one woman and vice versa. The percent of total population of adults who are married is. इसका मतलब ये है कि अगर टोटल मैन M है, टोटल वुमेन W है, तो 45% ऑफ मैन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। और एक लाइन बोली है नो मैन मैरी मोर देन वन, इसका मतलब हर एक आदमी के लिए एक औरत शादी हुई, इसका मतलब दोनों बराबर कर लो आप। तो यहां से आ गया 9 मैन इज इक्वल 5 वुमेन।
तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आ गया 5:9। ओके, तो अब हमें परसेंटेज निकालना है, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर मैरिड इज। सो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से देयर आर मैरिड कपल कितने हैं, मैरिड कपल हैं 45 मेन बाई 100 एंड 25 फीमेल बाई वुमेन बाई 100। दिस इज 5 9 जा 5 20 जा एंड दिस इज 4। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 मैन प्लस 5 वुमेन अपॉन 20, राइट। And we have to calculate percentage. So required percent would be married couple 9 men plus 5 women upon 20 and upon men plus women into 100. अब आप क्या करो, देखो इसको जल्दी करने का तरीका भी यहाँ पर, अब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करो, मैन को मान लो 5, वुमेन को मान लो 9, तो यहाँ पर रखते हैं मैन हो गए 5 45, वुमेन हो गई, मैन माने मैंने 5 तो ये हो जाएगा 45 और वुमेन हो गई 9 45 अपॉन 20 और नीचे हो गया 14 इंटू 100, तो ये 5 टाइम जाएगा, दिस इज 90 इंटू 5 बाई 14, 450 बाई 14, and if we divide 450 by 14 it would be 32 point something, 32.14। आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये आसान रहता है कि आप जल्दी से उसको कन्वर्ट करना सीखो। यहाँ पर मैन वुमेन आ गया, ये टोटल मैरिड कपल निकला है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मैन वुमेन की करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B started a business with a capital of rupees 20,000 and 35,000 and decided to share their profit according to their capital. C joined the business on the condition that they will share their profit equally, and for that C gives a premium of rupees 2,20,000 to A and B. Calculate share of A from that premium. देखो, A put 20,000 in business, B put 35,000 in the business, and their ratio is, if we calculate their ratio, this is 4:7 now। और अब एक C और आ गया, C ने 2,20,000 दिए, वो जो इनमें आपस में डिवाइड हो गया, और कंडीशन ये रही कि दे विल डिवाइड देयर शेयर इक्वली। देखो अब हम पहले इनको ऐसा करते हैं कि 3 का मल्टीपल बन जाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और ये हो गया 21, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 33। तो ये 11 में डिवाइड करेंगे, भाई इसने ये तो बोला है कि इक्वली डिवाइड करना है, इसका मतलब 12 पार्ट मिलना था, मिला इसको 11 पार्ट, तो इसका शेयर 1 पार्ट का आया, इसको मिलना था 21, मिला 11, इसका पार्ट 10। तो दे विल डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ 2,20,000 इन द रेशियो 1:10, एंड इन दिस केस शेयर ऑफ ए वुड बी 1/11 ऑफ 2,20,000 और शेयर ऑफ दिस वुड बी 20,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मान लेते बिजनेस में सी नहीं था, पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग था 4:7 में था, लेकिन जब तीसरा बंदा और आ गया, अब ये जो 4 + 7 11 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके शेयरिंग का प्रॉफिट ऐसा बना लिया। अब ये हो गया 33, इसका मतलब 11 पहले को, 11 दूसरे को, 11 तीसरे को, मतलब जो सी आया उसने इस प्रॉफिट के लिए उन दोनों को कुछ अमाउंट दिया, जो दिया 2,20,000। इसका मतलब जो ए को पहले मिलना था 12, अब मिल रहा 11, मतलब इसको 1 का लॉस है, जो प्रीमियम की फॉर्म में ये दे देगा सी की तरफ से, और बी को मिलना था 21, मिला है 11, तो इसका डिफरेंस है 10। इसका मतलब दे विल डिवाइड दिस प्रीमियम, दिस अमाउंट इन द रेशियो 1:10। सो वी हैव टू कैलकुलेट पार्ट ऑफ ए विच इज 1/11 ऑफ 2,20,000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, x + 1/x is equal p, we have to calculate value of x6 + 1/x6, राइट। सो देखो करना क्या है, हम पहले x² + 1/x² निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर लो इज इक्वल p², देन x² + 1/x² वुड बी p² - 2, राइट। अब आप इसका क्यूब कर दो, तो x6 + 1/x6 + 3 x² + 1/x² इज इक्वल p की पावर 6, इसका क्यूब करेंगे तो p की पावर 6 -8 -2 × 3 6p² और ब्रैकेट में p² - 2, राइट। अब देखो ये तो हमें निकालना है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी p² - 2, तो फाइनली x6 + 1/x6 प्लस इसकी जगह आप रख दो क्या p² - 2, सो दिस वुड बी p² - 2 इज इक्वल p6 - 8 -6p4, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये है प्लस 12p²। अच्छा, उसके बाद अब ये जो वैल्यू थी ये हो गया 6p² इधर आएगा, और ये -6 इधर आएगा, तो देखो p6 बचा, -6p4 हो गया, और प्लस 12p4, और जब ये 3p आएगा तो -3p² हो जाएगा, ये 12p² था, और -8 और +6 -2,
फाइनली वी हैव P6 माइनस 6P4 प्लस 9P² माइनस 2। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क in 12 days. A plus B can finish a work in 12 days while B and C can finish the work in 16 days. A work, okay, LCM आ गया 48, 4 and 3. A work for 5 days, B work for 7 days, C finish the remaining work in 13. देखो यार, यहां पर हम मान लेते हैं A का पर डे वर्क है स्मॉल a एंड B का पर डे वर्क है स्मॉल b एंड इधर B प्लस C। अब ये भी गिवन है कि A ने वर्क किया 5 डेज तो 5A प्लस B ने वर्क किया 7 डेज 7B और C ने वर्क किया 13 डेज 13C इज इक्वल 48 यूनिट। और हमारे पास एक कंडीशन है A प्लस बी इज इक्वल 4 और एक कंडीशन है B प्लस सी इज इक्वल 3। वी हैव टू कैलकुलेट A प्लस बी प्लस सी टुगेदर। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहां से देखो 5 मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई करो, पहले B और C में कंडीशन निकालो। तो दिस इज 5A प्लस 5B इज इक्वल 20 और ये हो गया 5A प्लस 7B और 13C आगे लिख देते हैं हम इज इक्वल 48। माइनस कर देते हैं, दिस इज माइनस 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 दिस कैंसिल, सो वी हैव 2B प्लस 13C इज इक्वल 28। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाई 2, सो दिस इज 2B प्लस 2C इज इक्वल 6। नाउ माइनस 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 दिस इज 11C इज इक्वल 22। C कितना हो गया? 2 यूनिट। C की एफिशिएंसी 2 आ गई। नाउ C की वैल्यू पुट करो, B की एफिशिएंसी आएगी 1 एंड B की वैल्यू पुट करो, A की एफिशिएंसी आएगी 3। नाउ टुगेदर A प्लस B प्लस C एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। नाउ टू कंप्लीट 48 यूनिट विद एफिशिएंसी 6 दे विल टेक 8 days. आंसर इज C ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ total income of ABC is rupees 14,400. They spend 80%, 85%, 75% of their income and their saving are in the ratio 8, 9, 20. Then income of B. तो देखो यार, A plus B plus C है आपके पास 14,400 और A की सेविंग है 80%, A की स्पेंडिंग है 80%, तो सेविंग होगी 0.2A और B का 0.15B और इसका 0.25C और ये वैल्यू दे रखी है आपको 8, 9, 20। तो आप इसको मान लो 8x, 9x एंड 20x, राइट। तो देखो अगर यहाँ 20 है तो ये कितना हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0.2 नीचे आएगा 40x, यहां से ये कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 60x और C कितना हो जाएगा? 80x। नाउ इन तीनों का सम कितना है? 1440, सम कर लो। 180 x इज इक्वल 14400, तो x कितना आ जाएगा? बल्कि हमको पूछा क्या है? अच्छा, B का इनकम पूछा, मतलब 60x पूछा हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 14400 अपॉन 180 इंटू 60 कर लो डायरेक्ट करने के लिए। B की इनकम हम पूरा क्यों टाइम वेस्ट करें इसमें, तो ये 3 बार कट जाएगा ना, 4800। आंसर इज C ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys some milk containing 10 vessels of equal size. If he sell his milk at 5 a liter, he loses 200. While selling it at rupees 6 a liter, he would gain 150. Find number of liter in each. मान लेते हैं हर वेसल में x लीटर है, तो पहले वेसल में अगर वो 5 रुपए के हिसाब से बेचता है उसको लॉस कितना होता है? 200। तो 5x प्लस 200 वुड बी द कॉस्ट प्राइस। और अगर वो 6 के हिसाब से बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है -150। दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस। इक्वल कर दो, तो x वुड बी 350। अच्छा, टेसल है तो यहां पर ये आपको इंटू 10 भी करना पड़ेगा, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x। ये 60x माइनस 50x को 10x होगा तो x वुड बी 35 लीटर। आंसर इज A ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are standing in a circular track of radius 5 cm. A throws a ball to B at a distance of 6 cm from A and then C also at a distance of 6 cm from A. Then find the distance between B and C. देखो बस केवल क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लॉजिकल समझो आप बात। A, B और C एक पार्क में खड़े हैं, दिस इज A, B और C, बिकॉज A और B के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, दिस इज 6 और आपको बोला रेडियस 5 है, तो यहां पे कहीं रेडियस होगी, ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 होगी, ये 5 होगी। हमको ये कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है,
ठीक है, तो ये कितना होगा 5 माइनस एक्स, ये मान लो अब y, तो नेमिंग कर देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं m। तो देखो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ एम सी की, तो देखो इसमें 5 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल नीचे वाले की एम ए सी, इसमें 6 का स्क्वायर इज इक्वल 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज 36 माइनस 25 11, दिस इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 11 इज इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 10x वुड बी 14, x वुड बी 1.4, और अगर x 1/1.4 है तो हमने, अब हमें y निकालना पड़ेगा, तो यहां वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, x कितना है 1.4, तो 1.96 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, सो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1.6, नो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.96, और ये हो जाएगा 23.04। इसका अंडर रूट क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4.8। हमको ये तो y आ गया, हमको पूछा है BC के बीच की डिस्टेंस, ये तो ये क्या हो जाएगा 9.6, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, सो पेपर में कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, केवल 4-5 क्वेश्चन टफ थे, बाकी आप सब कुछ कर सकते थे। एसएससी में टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमने इसलिए इस पेपर को थोड़ा सा अपर लेवल का बनाया है। फिर भी आप मेहनत करिए, अच्छे क्वेश्चन से ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। ऑल द बेस्ट।